दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कर डाला है जो वो अब तक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करते थे, साम दाम दंड भेद से। होता क्या आ रहा था? मध्य प्रदेश में सरकार गिरवा देना, पैसे और ताकत के बल से राजस्थान में सरकार को अस्थायी करना, ऐसी ढेरों मिसालें हैं। गोवा के अंदर आपने देखा होगा। अब ममता बनर्जी ने जो किया है दोस्तों, वो अपने आप में भारतीय राजनीति में अप्रत्याशित है। बड़ी खबर आपके सामने ये कि मुकुल रॉय जो हैं वो अब टीएमसी में शामिल हो गए हैं। वो मुकुल रॉय जिन्होंने 2017 में ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया था, अब वो वापस जा रहे हैं टीएमसी में। Don't ask me about the ideology. And I told you that BJP will feed you. Some people feed you. The question, we are not. Mukul Roy joined, it is final. And from our side, we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlord. And it is a party for only agency. So agency is, it is just mouthpiece of BJP. You people all know. But instead of that, you are asking same question every day. Don't do it. पहले मैं आपको बताऊंगा कि उनके जाने की वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है यह शख्स शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। दरअसल मुकुल रॉय तो बहुत पहले से ही बीजेपी में आ गए थे, मगर मुकुल रॉय को ऐसा लग रहा था कि उनकी काबिलियत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जगह नहीं दी थी। और यही नहीं, शुवेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया गया, जबकि मुकुल रॉय को कोई जगह नहीं मिली। शुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर की क्या अहमियत है और किस तरह से प्रधानमंत्री का वो नारा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पूरा नारा किस तरह से धराशायी हो जाता है, मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। मगर इस वक्त मैं बात मुकुल रॉय की कर रहा हूं दोस्तों। तो मुकुल रॉय को लग रहा था कि देखिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि जैसे ही मुकुल रॉय की पत्नी बीमार होती हैं और अस्पताल में होती हैं, तो तब तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बैनर्जी उनसे जाकर मिलते हैं। यही नहीं, पार्टी के एक सांसद हैं सौगत राय, उन्होंने यह कहा था कि इस वक्त कम से कम 35 से 40 विधायक भाजपा के टीएमसी में दोबारा शामिल होने चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाजपा में जाकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक और अहम बात की थी उस वक्त। उन्होंने कहा था, देखिए, वो लोग हमारी पार्टी में आप आ सकते हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। आपने देखा होगा 2017 से लेकर अब तक मुकुल रॉय ने कोई बहुत ज्यादा विवादास्पद बयान ममता बनर्जी के बारे में नहीं दिए। हां, यह बात अलग है कि शुवेंदु अधिकारी ने उनके बारे में बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ममता बेगम कहा, यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार आ गई तो कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे, पाकिस्तान बन जाएगा, अनाप शनाप चीजें। मुकुल रॉय का वापस जाना यह बतला रहा है कि बंगाल के अंदर भाजपा जो भी कर रही है वो सब गलत साबित हो रहा है। क्योंकि सिर्फ मुकुल रॉय नहीं आ रहे हैं दोस्तों, भाजपा के बहुत बड़ी तादाद में नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं टीएमसी में। और यहां पर उन्हें पैसे का लालच नहीं दिया गया है, यहां पर एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो भाजपा में क्यों शामिल हो गए। नारदा स्टिंग ऑपरेशन आपको याद है? मुकुल रॉय और शुवेंदु अधिकारी दोनों कैमरे पर पकड़े गए थे पैसे लेते हुए कथित तौर पर। और जिस आदमी ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, सैमुअल्स, उसने तो यह भी कहा था कि भाई सीबीआई को मैंने पूरे सबूत दिए हैं शुवेंदु अधिकारी के बारे में, शुवेंदु अधिकारी से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है सीबीआई। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो यह बतलाया जा रहा था कि एजेंसीज के डर से मुकुल रॉय और बाद में शुवेंदु अधिकारी शामिल हो गए भाजपा में।
मगर पिछले 4 साल में मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि मुकुल रॉय ने अपने खिलाफ जितने भी आरोप थे सीबीआई की मदद से सब हटा दिए। क्या हो रहा है पिछले 4 साल में आपने देखा होगा। हाल ही में ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया सीबीआई ने। यह बात अलग है कि उनको बेल मिल गई। मुकुल रॉय को गिरफ्तार नहीं किया, ना शुवेंदु अधिकारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि आप जानते हैं दोनों स्टिंग ऑपरेशन में दिखे थे कि नहीं दिखे थे। पूछताछ तो होनी चाहिए थी, दोनों से पूछताछ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो लोग उस गंगा में डुबकी लगा चुके थे जहां पर जो भी डुबकी लगाता है वो स्वच्छ होकर निकलता है, यानी कि भाजपा। यानी कि प्रधानमंत्री का वो जो नारा है ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो सब धराशायी हो गया है। क्योंकि जब मुकुल रॉय नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे, देखे गए थे, उस वक्त वो टीएमसी में थे। इस दाग के बावजूद वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने खुले मन से बाहें फैलाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब भाजपा पूरी कोशिश करेगी, अब जबकि मुकुल रॉय वापस टीएमसी में चले गए हैं, भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि उस मुद्दे को दोबारा ज्वलंत किया जाए, दोबारा जिंदा किया जाए। मगर असली खबर यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने एक एक करके भाजपा के तमाम दांव को चित कर दिया है। इन्होंने क्या नहीं किया मैं आपको बताता हूं। पहली बात, चुनावों को इन्होंने 7 चरणों में किया। मुद्दा क्या था कि हम चुनावों को खींचें, चुनाव के अंदर माहौल पैदा करें और उसके जरिए जीत हासिल करें। अमित शाह का सपना था पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करना, वो सपना धराशायी हो गया। उसके बाद जब इन्होंने सत्ता हासिल कर ली तो कोरोना के बीचों बीच 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बात वहां नहीं रुकती है। ममता बनर्जी जब एक मीटिंग में शामिल नहीं होती प्रधानमंत्री के, तब उनके जो खास चीफ सेक्रेटरी थे अलपन बंदोपाध्याय, ये शख्स, उसे दिल्ली बुला लिया जाता है। मगर ममता बनर्जी वहां पर भी दांव खेल देती हैं। अलपन बंदोपाध्याय इस्तीफा दे देते हैं और वो टीएमसी में यानी कि ममता बनर्जी के सलाहकार बन जाते हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने किस दीदी से पंगा ले लिया है? अरे भाई, ये दीदी दादा है। इसे आप सामान्य मत समझिए, इसे आप कांग्रेस मत समझिए कि आप गोवा में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान में उनकी सरकार अस्थिर कर देंगे, गिरा देंगे और फिर अनैतिक अंदाज में जैसे आप मध्य प्रदेश में बैठ गए या गोवा में बैठ गए आप वैसे बैठ जाएंगे। नहीं, ये दीदी है, ये फाइटर है। मैं ममता बनर्जी के कई चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं दोस्तों, कई चीजों से, और मैंने वो मुद्दे भी उठाए। मैंने कहा है कि चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी, ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थी उस हिंसा पर काबू पाना। मगर आप ये भूल रहे हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया। आपके स्क्रीन पर ये जगदीप धनखड़, ये हैं राज्यपाल। आज की तारीख में राज्यपाल इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि भाजपा के छोटे नेता हो कोई। उनके बयानात देखिए, उनकी शब्दावली देखिए, जिस तरह की गलत बयानी करते हैं वो देखिए आप। इनके तमाम नेता देखिए जिस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये लोग पश्चिम बंगाल के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ और बांग्ला भाषियों के खिलाफ। सच तो यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर रुदाली के मूड में है। वो जो बच्चा नहीं होता है जो हार जाता है, और जब वो हार जाता है तो वो रोने लगता है। बीजेपी की हालत वही हो गई है। भाजपा को परिपक्व बर्ताव करना पड़ेगा, मैच्योर बिहेवियर दिखाना पड़ेगा। यह सियासत है, हार जीत चलती रहती है। और आपने पूरी ताकत झोंक दी थी, आपने करोड़ों रुपया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, जितना पैसा, जितने करोड़ों रुपए पश्चिम बंगाल के चुनावों में लगाए गए थे, हो सकता है उससे थोड़ा सा ज्यादा लोकसभा के चुनावों में लगाए गए होंगे। इतने करोड़ों रुपए लगाए गए थे। कई रिपोर्ट्स भी सामने उभर कर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी में इस दौरान जो है वो डोनेशन बढ़ गया था, बड़े पैमाने पर डोनेशन बढ़ा था। अदालत में एक मामला भी गया था और उसमें कहा गया था कि जो
सीक्रेट डोनेशंस हैं, इलेक्टोरल डोनेशंस हैं, उन्हें बंद किया जाए पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। तो ये तमाम मुद्दे हैं और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ममता बनर्जी का मुकाबला इन चीजों से था। ममता बनर्जी ने न सिर्फ उसे हराया और अब भी वो बीजेपी की नाक रगड़ रही हैं, बार बार रगड़ रही हैं। यह है ममता बनर्जी की ताकत बतौर पॉलिटिकल फाइटर। और बीजेपी क्या कर रही है, उसका दोहरा मापदंड मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसका दोहरा मापदंड मैं आपको दिखाने वाला हूं शुवेंदु अधिकारी के जरिए। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहां आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता और नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलती है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर में देखिए दोस्तों, नारदा नाम के एक ग्रुप ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और इस स्टिंग ऑपरेशन में शुवेंदु अधिकारी को कथित तौर पर पैसे लिए देखा जा सकता है। अब फिर से ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुवेंदु अधिकारी से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी आज से कुछ साल पहले नारदा स्टिंग ऑपरेशन में अलेजेडली पैसे ले रहे हैं। आज मैं इस देश की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं, आपने आजाद भारत के इतिहास में कब देखा है कि प्रधानमंत्री के निवास स्थान की इस तरह से इज्जत अफजाई की गई हो, जहां एक शख्स एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया हो पैसे लेते हुए अलेजेडली, और वो प्रधानमंत्री से जाकर उनके घर में मिल रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नारदा जो कंपनी है जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, उनके जो मालिक हैं सैमुअल्स, उन्होंने इस बयान में कहा है कि हमने शुवेंदु अधिकारी को भी पैसे दिए थे और हमने पूरी जानकारी सीबीआई को मुहैया कराई थी। तो ऐसे में आखिर क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? ये कोई और नहीं बल्कि खुद नारदा स्टिंग ऑपरेशन वाले के मालिक कह रहे हैं, मिस्टर सैमुअल्स। अब फिर से तस्वीर देखिए दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी अलेजेडली पैसे लेते हुए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कहां गया आपका वो वादा, न खाऊंगा न खाने दूंगा? क्योंकि देखिए पिछले 7 साल नहीं, पिछले 8 साल यानी कि 2012 और 2013 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों, अपने समर्थकों में एक बहुत बड़ी भौकाल फैलाया। वो भौकाल क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसे नहीं लेते, इनकरप्टेबल हैं, भ्रष्टाचारी नहीं हैं। वो तो सारा जो भौकाल है वो बिखर गया है। मगर यहां तो खुलेआम देख रहे हैं शुवेंदु अधिकारी को सम्मानित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान में। आखिर इस बात का जवाब क्या है? और इस देश की वो हालत हो गई है दोस्तों कि जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। मैं आपके सामने 3 चेहरे पेश करना चाहूंगा। लक्षद्वीप की ये फिल्म एक्टिविस्ट आयशा सुल्ताना, जिनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, जिनके खिलाफ योगी सरकार ने एक और एफआईआर दर्ज कर दी है। एक बुजुर्ग रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो सिर्फ जनता के मुद्दे उठाता है, उसे इस तरह से परेशान किया जा रहा है। और तीसरा कार्टूनिस्ट मंजुल। आप जानते हैं मंजुल का एक करार था न्यूज 18 के साथ, मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 के साथ। अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है मोदी सरकार के दबाव के चलते। क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैं आपके सामने वायर की खबर पेश करना चाहता हूं। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों कि मंजुल जो कि कार्टून बनाते हैं, और कौन सा कार्टून आपके स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह कार्टून कहीं ना कहीं पूरे कोरोना त्रासदी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये को एक्सपोज कर रहा है। और मंजुल लगातार अपने कार्टून्स के जरिए इसी तरह से इस सरकार का पर्दाफाश करते थे। एक एक करके उनके कार्टून्स मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। मंजुल लगातार अपने कार्टून से इस सरकार के काम को एक्सपोज करते थे, क्योंकि देखिए इस देश में पत्रकार तो पत्रकारिता कर नहीं रहे हैं। आज की तारीख में पत्रकारिता कर रहे हैं कार्टूनिस्ट्स या स्टैंड अप कॉमेडियंस, वो भी कुछ गिने चुने। तो जब मंजुल ने लगातार ये कार्टून्स अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कर रहे थे, तो ट्विटर ने उन्हें एक नोटिस भेजा और उस नोटिस में उन्हें बताया कि आपकी शिकायत की है भारत सरकार ने आपके पूरे हैंडल के खिलाफ, यानी कि मंजुल टूल्स का जो हैंडल है ट्विटर पर, उसके खिलाफ भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने शिकायत की है। उनके किसी इक्का दुक्का ट्वीट पर नहीं,
किसी एक पर्टिकुलर कार्टून पर नहीं, उनके पूरे हैंडल के खिलाफ। और अब मुकेश अंबानी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है अपने चैनल से। अब भी आप कहते हैं इस देश में लोकतंत्र है? अब भी आप कहते हैं इस देश में लोकतंत्र है? किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? किस मुगालते में आप जी रहे हैं? मैं नहीं बोला हूं, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक कार्टूनिस्ट को कहा था कि मुझे मत बख्शना, मेरे खिलाफ जितने चाहे कार्टून्स चलाना। अरे इस तरह से कार्टूनिस्ट को टारगेट तो आपातकाल के दौरान किया गया था 1975 से 1977 में। अब उस वक्त को 44 साल गुजर चुके हैं और आज जब हम 2021 में जी रहे हैं, 22 की तरफ बढ़ रहे हैं, मिलेनियम में हैं, न्यू मिलेनियम में हैं, यहां इस तरह से सरकार एक कार्टूनिस्ट को टारगेट करती है। आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल? और अब भी आप इस देश को लोकतंत्र बताएंगे? इस गलतफहमी में जिएंगे? अब दूसरी खबर देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है आयशा सुल्ताना। आयशा सुल्ताना पर क्या केस जो है रजिस्टर किए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर। उनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया है। द केस वॉज रजिस्टर्ड एट कवरत्ती पुलिस स्टेशन based on a complaint by BJP's Lakshadweep Unit President C. Abdul Khadir Haji under Section 124A of IPC Sedition। अब आप कहेंगे भाई आयशा सुल्ताना ने ऐसे क्या कह दिया? तो मैं आपको बताता हूं इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खादिर की शिकायत में दरअसल हाल ही में एक डिबेट हुआ था मलयालम न्यूज चैनल में मीडिया वन, और लक्षद्वीप चैनल में जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल को थोपा गया, तो इस डिबेट के दौरान आयशा ने कहा था कि प्रफुल्ल पटेल एक बायो वेपन है जो कि पूरे लक्षद्वीप पर थोपा गया है। उन्होंने बायो वेपन शब्द का इस्तेमाल किया। इस मुद्दे पर उन पर देशद्रोह का केस कर दिया गया। देखिए, अगर आप मानहानि का केस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, किसी ने आपको बायो वेपन बताया, मगर देशद्रोह? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जमाने में कांग्रेस ने जिस तरह से मजाक सेक्युलरिज्म शब्द का बनाया था ना, यही मजाक ये लोग जो है ना राष्ट्रवाद, देशद्रोह, इन तमाम शब्दों का उड़ा रहे हैं। यही मजाक इन्होंने इन शब्द का उड़ाया है। एक लड़की, एक औरत जो कि एक फिल्म एक्टिविस्ट है, वो प्रफुल्ल पटेल जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन पर हमला करती है, उन्हें बायो वेपन बताती है। अगर आपको मानहानि का केस करना है आप करिए, मगर आपने उन पर देशद्रोह का केस कर दिया है। अब भी आप कहेंगे इस देश के अंदर शासन है, लोकतंत्र है। और अब इस तीसरे चेहरे पर गौर कीजिए दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह। आप जानते हैं इनके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई FIR दर्ज हो चुके हैं। अब आपके सामने मैं इनका ट्वीट पढ़ता हूं क्योंकि अब इनके खिलाफ 7वीं FIR दर्ज कर दी गई है। क्या कहा है उन्होंने, किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यूपी सरकार ने 7वीं FIR सबसे दूर के जनपद बलिया में की है। कल पुलिस आई थी, बलिया तलब किया गया। लखनऊ से बलिया की दूरी संलग्न है। छोटा से छोटा मार्ग लूं तो भी आने जाने में 15 से 16 घंटे लगेंगे। क्या ये लोकतंत्र है? इनकी नीयत सिर्फ परेशान करने की है। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी? और देखिए सूर्य प्रताप सिंह ने बाकायदा वो मैप जो है वो किया है कि कितना टाइम उन्हें लगेगा लखनऊ से बलिया के बीच। 7 घंटे 58 मिनट और दूरी है 382 किलोमीटर की। एक बुजुर्ग रिटायर्ड IAS ऑफिसर को ये लोग इस तरह से टारगेट कर रहे हैं और अब भी आप कहेंगे ये लोकतंत्र है? नहीं, बताइए ना आप मुझे। देखिए, आप हो सकता है आप इस सरकार के समर्थक हो। मैंने आपको 3 मिसालें दी हैं, आयशा सुल्तान, मंजुल और सूर्य प्रताप सिंह। इन तीनों मिसालों में लोगों को टारगेट किया जा रहा है और अब भी आप इस मुगालते में बैठे हुए हैं कि यह देश जो है वो एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। हमें अपने पर शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए, वो अपने आप को बतलाने में लगे हुए हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री वो बनने वाले हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अल्पसंख्यकों को, पत्रकारों को टारगेट किया जाता है, ईश्वर ही मालिक है इस देश का अगर योगी आदित्यनाथ कल को प्रधानमंत्री बन जाए। हालांकि उनको क्या कहना, जब मौजूदा पार्टी इस देश पर शासन कर सकती है तो फिर कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। बताइए ना, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? इस देश में अपनी राय रखने का अधिकार किसी को है या नहीं है, आप मुझे बताइए।
उल्टा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कुछ पूछना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ बैठकर मुझसे संवाद करें तो मैं आपको आपके उन पालतू पत्रकारों से बेहतर मशवरा दे सकता हूं इस देश को कैसे सुधारना है, इस देश की समस्याएं क्या है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अंततः हम सब भारतीय, हम सबको साथ मिलकर लड़ना है। सूर्य प्रताप सिंह जिस तरह से व्यवस्था की खामियों पर निशाना साधते हैं, या मंजुल जिस तरह से व्यवस्था की हकीकत अपने कार्टून्स के जरिए दिखाते हैं, ये आपके बेहतर सलाहकार हो सकते हैं, बेहतर दोस्त हो सकते हैं। अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार आपके बेहतर सलाहकार या बेहतर दोस्त हो सकते हैं, आपको यह बतलाने के लिए कि इस देश के अंदर क्या गलत है, क्या बुरा चल रहा है। मगर आप लोग इतने इनसिक्योर हैं, आप लोग अंदर से इतने डरे हुए हैं कि आपको लगता है कि अगर आपके सामने ये शख्स आके बैठ जाएगा तो आपके जो हैं जड़ें हिल जाएंगी। ये दुर्भाग्य है इस देश का दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास में इस तरह से कभी लोगों को टारगेट नहीं किया जाता इतने सामान्य तरीके से। और सबसे दुख की बात दोस्तों, देश में उसको लेकर उबाल होना चाहिए, बवाल होना चाहिए, मगर खामोशी बनी हुई। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। मगर हम आदत से मजबूर हैं दोस्तों। इस कार्यक्रम का नाम है सुनिए सरकार। हम तो सवाल करेंगे और सरकार से कहेंगे सुनिए सरकार। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।